दूसरे लोग समय यात्रा करके राजा या सेनापति बन जाते हैं या फिर रसिक नकली खोजा बनते हैं। लेकिन मैं इस पिछले जन्म में आ गया, जिस राजवंश का नाम भी नहीं सुना। दारुंग राजवंश, 12 साल का गरीब किसान का लड़का बनकर। जब समय यात्रा हो ही गई है तो अच्छे से जीना ही होगा, और इस सामंती राजवंश में अगर अच्छे से जीना है तो ऊपर उठना होगा। किसान की हैसियत से यहां नहीं रह सकते, और वर्ग बदलने का सबसे अच्छा तरीका। बिल्कुल सही, राजकीय परीक्षा। लेकिन राजकीय परीक्षा देना चाहते हैं तो निजी स्कूल जाना होगा या सरकारी स्कूल, व्यवस्थित पढ़ाई करनी होगी। यह पैसा कहां से आएगा? छोटे फेंग, यूं खड़े मत रहो। तुम्हारे दादाजी ने पूरे परिवार को बुलाया है कुलदेवता के मंदिर में बातचीत के लिए। कहते हैं कि पढ़ने वाले का चयन करना है। सचमुच नींद आ रही हो और तकिया मिल जाए। मेरे होशियार और चतुर बेटे, अगर बीमारी ने जकड़ा न होता तो यह मूर्ख जैसी हालत कैसे होती। माँ पिताजी, मैं ठीक हो गया हूं। ठीक है, क्योंकि मैं यहां आ गया हूं, किसी और के शरीर में हूं, तो मुझे इसी के अनुसार ढलना होगा कि मैं अब उनका बेटा हूं। माँ पिताजी, चलिए। और जाओ, गुंडे के साथ हमारा मुकदमा हार गया है। मुकदमे की लागत के साथ 60 से अधिक तांबे के सिक्के ठगे गए। तुम भाइयों में से किसी को ये दोंग से शिकायत है? आखिर केवल उसने ही पढ़ाई की है। उसने सिर्फ 1 साल पाठशाला पढ़ी। कुछ अक्षर पहचान लेना ही बहुत है। अगर दोष देना ही है तो यह सब मेरी गलती है। उस समय मैंने ही मंजूरी दी थी। ये दोंग, उन्होंने तो बस हम सब की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। पिताजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम आपको दोष कैसे दे सकते हैं? कहावत है, चिड़िया उड़ने से पहले पंख फड़फड़ाती है। इंसान तरक्की चाहे तो पहले पढ़ाई करे। हमारा ये परिवार लंबे समय के लिए किसी को तो पढ़ना ही होगा, और ये पढ़ाई ये दोंग जैसी नहीं होनी चाहिए जो बस कुछ शब्द ही जानता है। उसे जीवन की समझ होनी चाहिए। बेहतर होगा अगर कोई स्कॉलर बन जाए। आजकल पढ़ाई का मौका ही किसे मिलता है? वह सब अमीर लोगों का काम है। मैं आपके लिए हिसाब लगाता हूं पिताजी। एक इंसान सबसे सस्ते निजी स्कूल में भी पढ़ाई करे, ट्यूशन फीस और किताबें, फिर कलम, स्याही, कागज और स्याही पत्थर भी। इस तरह पूरे साल में कम से कम 10 से ज्यादा तोले चांदी लगेंगे। हमारे घर में अभी इतनी बड़ी घटना हुई है, पैसे कहां से लाएं? इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएं? मैंने यह फैसला कर लिया है, सबको मुश्किल दौर में कसकर जूझना होगा। किफायत से खर्च करें और पैसे कमाने की कोशिश भी करनी होगी। पैसे कमाकर अब से हम पूरी तरह समर्थन करेंगे बच्चे की पढ़ाई का। पैसे नहीं कमा पाए तो जमीन जायदाद बेच देंगे। कम से कम हमें पढ़ाना तो है, ये परिवार के एक बच्चे को। पिताजी, तो आप कहिए, पहले किसे पढ़ने भेजना ठीक रहेगा? पढ़ने कौन जाएगा? मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम इन 2 शर्तों को पूरा करना होगा, तभी पढ़ने जा सकते हैं। पहली, बच्चे में पढ़ाई की समझ होनी चाहिए। अगर पैसे खर्च कर दिए, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएगा, यह पैसा बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात, उम्र स्कूल जाने की होनी चाहिए। स्पष्ट कहूं तो यानी 6 से 10 साल के बीच एक बच्चे को चुनना है। मेरे 3 बेटों में से सबसे छोटा सैफू भी 13 साल का हो गया है। मेरे ये दोनों बेटे हैं। शाओरोंग ठीक 8 साल का है और बहुत होशियार भी है। यह पढ़ने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही होगा। शाओहुआ 9 साल का है। शाओफू 7 साल का है। उम्र भी मेल खाती है। हालांकि शाओफेंग 12 साल का है और असाधारण चतुर भी है। सिद्धांत रूप में 12 साल से पढ़ाई शुरू करना भी ठीक है। नियम
स्वयं 10 साल से कम उम्र का है। पिताजी नहीं, आपकी पहली बात मैं मानता हूं, लेकिन आपने कहा कि बच्चे की उम्र का नियम है। इस बारे में मेरी अलग राय है। आजकल 10 साल से ऊपर जो बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसे तो बहुत हैं, है ना? और भी पढ़ाई की उम्र, मैंने तो जाकर जांग फूजी से पूछा था, उसने कहा कि उम्र बहुत ज्यादा या बहुत कम है, दोनों ही शिक्षा के लिए ठीक नहीं है। बड़े भाई, आप आपत्ति न करें, बाद में जब आपका भतीजा सफल होगा वह भी आपकी सेवा करेगा। अभी हमने परिवार का बंटवारा नहीं किया है, हम सब एक परिवार हैं। कौन पढ़ने जाता है वह एक जैसा ही है। ठीक पापा, जैसा आप कहेंगे, लेकिन आपने कहा था कि सिर्फ एक ही इंसान चुना जाएगा। फिर अभी इस बच्चे के लिए सिर्फ शाओरुंग, शाओफू और शाओहुआ ही इस उम्र के अनुकूल हैं, है ना? तो आप इन 3 बच्चों को देखिए, उनमें से कौन पढ़ाई के लायक है? पढ़ाई के लायक कौन है? हमारे पास चुनने की कोई ताकत नहीं है। कल मैंने मास्टर झांग को बुलाया है, जब वह आ जाएगा तब देखेंगे कौन बेहतर जवाब देता है। जो भी होगा वही पढ़ने जाएगा। अब बैठकर कुछ नहीं होगा। दादाजी, मैं भी हिस्सा लूंगा। यह बच्चा बीमार होने के बाद क्या यह फिर से बोलने लगा है? बड़ों की बातचीत बच्चा बीच में क्यों बोल रहा है? बस सुनते रहो। ये चुन, शाओफिंग अभी बीमार था, बोलना तो बहुत कम ही होता है। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? छोटे फेंग, अपने बड़े चाचा की बात मत सुनो। तुम बताओ, देखते हैं तुम भी क्यों भाग लेना चाहते हो। दादा, मैं इस साल 12 साल का हूं। अगर मैं पढ़ने जाऊं तो जरूर प्रथम स्थान लेकर आऊंगा। कितना बड़ा दावा है। छोटे फेंग, तुम जानते हो जुआंगयुआन क्या होता है? जानता हूं, दारोंग राजवंश में पढ़ाई में सबसे अच्छा व्यक्ति। अगर मैं पढ़ने जाऊं तो मैं जरूर पूरी मेहनत करूंगा। दारोंग राजवंश का नंबर 1 जुआंगयुआन बनूंगा। ठीक है, वह छोटा फेंग भी शिक्षक परीक्षा में शामिल हो रहा है। पिताजी, आप इतने पक्षपाती नहीं हो सकते। यह बच्चा बेखबर बोल रहा है। उसने कुछ भोली बातें कही थीं और आपने उन्हें सच मान लिया। क्या आप सच में सोचते हैं कि वह भविष्य में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा? वैसे भी अगर शाओ फेंग जा सकता है इसमें भाग लेने के लिए, तो हमारे शाओ काई को उसे भी तो जाना होगा। ठीक है, 5 बच्चे भाग लेंगे। ये परिवार का शाओतोंग रू परिवार मुकदमा हार गया। वास्तव में मुझे संख्याओं की समझ नहीं है। यदि आधे पूर्वी हिस्से को बदल दिया जाए, झाओ परिवार का आधा आंगन स्थान पूर्वी छोर पर है, तो यह अनावश्यक आपदा नहीं आती। मेरा पहला प्रश्न सीधे संख्याओं से संबंधित है। तुम लोग ध्यान से सुनो, तुम लोग ध्यान से सुनो, फिर जवाब देना। आज एक पेड़ है, पेड़ पर 7 चिड़िया हैं। एक तीर चलाया, एक चिड़िया को लगा, वह नीचे गिर गई। पूछो पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? यह सवाल आज के जमाने में यह सिर्फ एक दिमागी पहेली है, और दिमागी पहेली का सार बस तरीका बदलना है। जवाब को तार्किक बनाने का, बस तार्किक हो तो सब ठीक है। 6 6 6 कोई चिड़िया नहीं। आमतौर पर काफी चतुर होते हो, यह कोई चिड़िया नहीं कैसे हो सकती है? 0 से लेकर 6 चिड़िया तक कुछ भी हो सकता है। सौभाग्य से शाओ रोंग से भी ज्यादा मूर्ख ये फेंग है। क्यों? पहले 7 थीं, एक उड़ गया। 7 में से एक गया तो 6 बचे। बिल्कुल 6 हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। पहले 7 थे, बस एक तीर से घायल हुआ, बाकी चिड़िया डर कर उड़ गईं। इसलिए पेड़ पर अब कोई चिड़िया नहीं बची। अगर सारे पक्षी सामान्य हों, तो जो जवाब शाओरोंग ने दिया वह सही है कि कोई पक्षी नहीं है। लेकिन अगर इन पक्षियों में कोई बहरा, अंधा या मूर्ख हो, तो वे डरेंगे नहीं। इसलिए संभव है कि पेड़ पर कोई पक्षी न हो, शायद 1 से 6 बचे हों। नहीं, इतना साधारण सवाल
इतने सारे मतलब निकलते हैं। ऐसा लगता है शायद शाओफेंग ने ज्यादा सोच विचार किया। इस दौर की जीत ये शाओरोंग की है। ये फेंग दूसरे स्थान पर रहे। श्रीमान क्यों? आप तो कुतर्क कर रहे हैं। कुतर्क? कुतर्क क्या है? अगर आज के लोग होते तो ज्यादातर लोग शायद मेरा ही जवाब देते। पता नहीं ये ज्ञानी महोदय क्या यह सच में जड़ और लचीलापन न रखने वाली बात है या फिर अकड़ दिखा रहे हैं। प्राचीन विद्वानों का घमंड इस उत्तर को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। अब सुनिए दूसरा प्रश्न। चौकोर खेत। एक खेत है जिसकी चौड़ाई 7 कदम है और लंबाई 8 कदम है। पूछो खेत कितने बीघे हैं? पिताजी तुम्हें पता है क्या 7 8? यह क्या बेकार चीज है। पिताजी अब क्या करें? जाओ जाओ जाओ। यह झांगफूजी सच में एक कंजूस विद्वान है। अच्छी तरह जानते हैं कि ये परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, समस्या हल नहीं कर सकते। फिर कुछ बच्चों की क्या बिसात है। यह प्रश्न 9 अध्याय गणित का क्लासिक है। बस इसका सूत्र समझने में कठिन है। सीधे कहें तो चौड़ाई और लंबाई, यह तो बस बुनियादी गुना है। यह सवाल वाकई तुम्हारे लिए मुश्किल है। चूंकि तुम जवाब नहीं दे पा रहे तो छोड़ो भी। तो चलो अगला सवाल। महोदय मुझे पता है यह 56 कदम है। खेत की चौड़ाई 15 कदम है। 30 कदम की चौड़ाई वाला खेत कितना बड़ा है? 20 कदम की चौड़ाई वाला खेत कितना बड़ा है? 300 कदम। यह प्रश्न ये फेंगशेंग ने जीता। बस किस्मत अच्छी थी। अब ये जियाओरोंग और ये फेंग बराबरी पर हैं। यह तीसरा प्रश्न। तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वही अंतिम चुना हुआ होगा। अगर कोई और जीत जाता है तो आगे के सवाल जारी रहेंगे। मैं तुम्हें हर एक को एक लेख सुनाऊंगा। सुनने के बाद तुम्हें उसे दोहराना होगा। जो सही पढ़ेगा और जितना लंबा पढ़ेगा वही जीतेगा। ये फेंग तुम शुरू करो। महान शिक्षा का सिद्धांत प्रकाशमान सद्गुण को स्पष्ट करने में है, लोगों को नवीनीकृत करने में है, परम सद्भाव पर रुकने में है। महान शिक्षा का सिद्धांत प्रकाशमान सद्गुणों में स्थित होना, लोगों के प्रति स्नेह में स्थित होना, परम सद्भाव में स्थिर होना। सीमा जानकर ही मन स्थिर होता है। मन स्थिर होने पर शांति मिलती है। शांति मिलने पर मन शांत होता है। मन शांत होने पर विचार स्पष्ट होते हैं। विचार स्पष्ट होने पर सफलता मिलती है। जानने की सीमा जानकर ही मन स्थिर होता है। मन स्थिर होने पर ही शांति मिलती है। शांति मिलने पर ही मन शांत रहता है। मन शांत रहने पर ही विचार कर पाते हैं। विचार करने पर ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रतिभाशाली। वाह क्या प्रतिभाशाली है। मैं 20 साल से अधिक समय से पढ़ा रहा हूं। हर नए छात्र की शुरुआत में उनकी याददाश्त की परीक्षा ली जाती है। एक साधारण व्यक्ति केवल 10-12 शब्द दोहरा पाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति भी लगभग 20 शब्द ही दोहरा पाते हैं। और उनमें से जो कुछ थे वे सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। लेकिन तुम्हारी तरह सिर्फ एक बार सुनकर पूरा एक पैराग्राफ 30 से ज्यादा शब्द याद कर सकता है, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। यह 4 पुस्तकों में द ग्रेट लर्निंग की शुरुआत है। पिछले जन्म में मैं पीएचडी छात्र था, लेकिन मैंने ये किताबें नहीं याद की थीं। सोचा न था कि समय यात्रा करके याददाश्त इतनी तेज हो जाएगी। तुम लोगों में से कौन सोचता है कि वह ये फेंग को हरा सकता है? हालांकि मैं फेंग भाई जितना कुशल नहीं हूं, लेकिन मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। हाँ सही कहा। अभी तो प्रतियोगिता हुई भी नहीं, फिर कैसे कह सकते हो कि ये फेंग को कोई नहीं हरा सकता? यशाओरोंग तुम भी इसे दोहराओ। लोग खुद को देखते हैं जैसे अपने फेफड़े और जिगर देख रहे हों, फिर क्या फायदा? इसे कहते हैं अंदर से ईमानदार होना, बाहर प्रकट होना। इसलिए एक सज्जन को अकेले में भी सावधान रहना चाहिए। लोग खुद को देखते हैं, यह ऐसा है जैसे उसके फेफड़े और जिगर देख लिए हों, तो फिर क्या फायदा है? इसे कहते हैं अंदर से ईमानदार होना, बाहर रूप लेना।
गुरुजी, बाद वाला मुझे याद नहीं आ रहा। ये परिवार के ये दोनों बच्चे बहुत होशियार हैं। बस अफसोस कि सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अरे भाई, ये फेंग और ये जियाओरुंग दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम थोड़ा संघर्ष करो और इन दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दो। ये फेंग का भविष्य असीमित है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो 10 साल से भी कम समय में वह जरूर ज्यूरेन बन जाएगा, शायद जिनशी भी बन सकता है। और ये शियाओरुंग शियोत्साई तो वह आसानी से बन ही जाएगा। अगर वह और मेहनत करे तो शायद तुम्हारे ये परिवार से 2 ज्यूरेन निकलें। 2 ज्यूरेन? पूरा यियान काउंटी कितने ज्यूरेन होते हैं? एक परिवार में 2 ज्यूरेन, दोहरी उपलब्धि। यह कितनी गौरवशाली बात है। एक को पढ़ने भेजो, जमीन बेचनी पड़ेगी। 2 लोगों को पढ़ने भेजना है तो घर बर्बाद हो जाएगा, तभी तो पढ़ा पाएंगे। एक बच्चे का 1 साल का है, 10 से ज्यादा ताके सिल्वर। 10 साल में 1-200 ताके सिल्वर। 2 बच्चे तो हैं, 400-500 ताके सिल्वर। दादाजी, मैं खुद जानता हूं, मैं फेंग भैया जितना पढ़ने में अच्छा नहीं हूं। उसे अकेले ही पढ़ने भेज दो, मैं छोटा हूं। क्या कर रहे हो बेटे? पिताजी, चूंकि ये दोनों बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, लेकिन हमारे पास उस समय उन दोनों के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास एक सही उपाय है। मास्टर झांग के अनुसार 6 से 10 साल की उम्र शिक्षा शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। क्यों न हम छोटे रोंग को पढ़ने भेज दें। हमारे ये परिवार में इन सालों में कुछ और पैसे भी कमा लेते हैं। जब काफी पैसा कमा लेंगे तब छोटे फेंग को पढ़ने भेजेंगे। मेरी पूरी जिंदगी बस ये डोंग को पढ़ाने में लग गई, अब उसके बेटे को भी पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी अच्छाई उसी के हिस्से आए। पिताजी, बड़े भाई, आपकी यह बात ठीक नहीं है। हमने पहले जो नियम बनाया था, जिसका जवाब अच्छा होगा उसे भेजा जाएगा, तो छोटे फेंग को भेजना चाहिए। छोटे फेंग के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह कैसी बात है? मैंने कभी उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है? उस समय गुरुजी ने कहा था मेरा बेटा ज्यूरेन बन सकता है। सही है ना? तुम क्यों नहीं सुनते? मेरा बेटा जिनशी भी बन सकता है। मैं क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही। मैंने कब उसे रोका? पिताजी, चुप रहो, अब तुम ही हो न। अभी पैसे कम हैं, चाहे कोई भी जमाना हो, चाहे रिश्ता हो या न हो, इंसान हमेशा करता है अपने फायदे का चुनाव। इस पढ़ाई की सीट के बारे में झगड़ा मत करो, झगड़ने से भी कुछ नहीं मिलेगा। रात का खाना तैयार है, कौन जीता? तर्कहीन मत बनो। यह मत कहो कि मैं सहमत नहीं हूं। ये शाओफिंग पढ़ने जा रहा है, यहां तक कि ये शाओरोंग भी नहीं कर सकता। इन सालों में हमारे घर की ये चुन ने ये परिवार के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया है। और साथ ही तुम में से किसने मेरा एहसान नहीं उठाया, मेरे मायके का फायदा नहीं लिया? बिल्कुल सही। अब अच्छा मौका आया है, हमें एक तरफ धकेल दिया। सब कृतज्ञ हैं। थू, पढ़ाई करनी चाहिए, केवल हमारे छोटे क्या ही पढ़ सकता है। तुम लोग। भाभी, यह बात तुम्हारी गलत है। इन सालों में बड़े भाई ने बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं और दूसरी व चौथी भाभी रोज घर पर सूट काटती और कपड़ा बुनती हैं, आग जलाती और खाना बनाती हैं, और बच्चे गाय चराते और लकड़ी काटते हैं। हमने भी कम योगदान नहीं दिया है। बड़े भाई ने घर के लिए जो कुछ दिया वह 40 ताके का सोना। हमारी भी तो मेहनत है। कैसे भैया का योगदान सबसे ज्यादा है? और देखो तो मेरे ये क्यों ने जमा किए थे 30 ताके सोना, वो तो पूरी तरह से उसने खुद कमाए थे। ठीक है भाभी, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? क्या तुम मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, हाथ मत उठाओ, शांति से बात करो। क्या तुम्हारा कोई दिल नहीं है? भैया, घर में शांति से सब कुछ अच्छा रहता है। वे ऐसा करते हैं, यह कैसी बात है? चुप रहो। तुम्हारी नजरों में क्या मैं इस घर का मालिक हूं? सब झगड़ा बंद करो। यह मामला मैंने उठाया है, आखिरी फैसला मेरा होगा। पिताजी, बाकी सारे मामले आप घर संभालें, हमें कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन इस मामले में आप फैसला नहीं कर सकते। आप जो भी करेंगे पक्षपात ही लगेगा। फिर फैसला कौन करेगा? इसका हल क्या है? तो फिर पहले जैसा ही चलता रहेगा। कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा। इस तरह कोई विवाद नहीं रहेगा। नहीं, जब मैंने कह दिया है किसी को तो पढ़ना ही होगा। कोई विरोध नहीं कर सकता। तुम एक औरत हो, तुम क्या जानो? तो फिर सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? घर बांट लो। जिसके बच्चे पढ़ना चाहें वह खुद खर्च उठाए, दूसरों को मत घसीटो। अगर घर बांटते हैं नहीं बांटते, हमें साथ मिलकर घर का कर्ज चुकाना है। 20 से ज्यादा तोले चांदी का कर्ज। अगर घर बंट जाए तो ये 10 से ज्यादा तोले चांदी सीधे मेरी हो जाएगी। पिताजी, मैं बड़ी भाभी की बात से सहमत हूं। हमारे छोटे रों, लेकिन यह तो ज्यूरिंग की परीक्षा है। बाद में हम खुद उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। जब यह बच्चा पढ़ सकता है तो फिर मैं पिताजी की हर बात मानूंगा। चौथे बेटे, तुम क्या सोचते हो? मैं बड़ी भाभी को समझता हूं। घर बांटने की मांग रखी है। पिताजी को कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। और चूंकि यह मेरी गलती है, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। उन 20 रुपयों के कर्ज की। क्या छोटू पढ़ेगा या नहीं, मैं और मेरी पत्नी जिम्मेदार हैं। लाओसी, तुम्हें भी अपने आप को बेकसूर नहीं समझना चाहिए। वह दस्तावेज जो झाओ दूसरे बदमाश के साथ साइन किया गया था, उस पर तुमने हस्ताक्षर किए थे। तुमने ही अंगूठा लगाया था। नियम के अनुसार वह 50-60 टाइल का नुकसान, उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। चुप रहो। क्या यह कभी खत्म होगा? लाओसी के हस्ताक्षर असली हैं, लेकिन उस समय तुम लोग एक शब्द भी नहीं बोले। तुम लोग सहमति दे रहे थे, इसीलिए लाओसी ने हस्ताक्षर किए। अगर जिम्मेदारी की बात करें, हम सबकी जिम्मेदारी है। सब बड़े हो गए हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं। अच्छा, अगर बंटवारा करना है तो कर लो। बिल्कुल ठीक, जाम गुरुजी। जाम गुरुजी, एक काम है बीच बचाव करने का। कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, घर के बर्तन आधे आधे बांट लेते हैं। इसके अलावा वो 30 एकड़ जमीन है और 12 एकड़ बाग, उसे कैसे बांटेंगे? फलों के बागान अनाज की खेती से बेहतर हैं। फलों का अतिरिक्त मूल्य अधिक होता है और उन्हें संभालना भी आसान है। तुम कुछ कहना चाहते हो? पिताजी, हमें वे बागान ले लेने चाहिए। मेरा विश्वास करो, मेरे पास एक योजना है उन्हें लाभदायक बनाने की। पिताजी, वह 12 एकड़ का बाग हमें दे दो। हालांकि बाग की सालाना पैदावार कम नहीं है, लेकिन आजकल फलों की कीमत नहीं है। क्या तुम? ठीक है, मैं मानता हूं। लाओसी, बाग तुम्हारा है। वह 30 एकड़ उपजाऊ जमीन की बात हो तो खोंगरो एनजीएचए, हम तीनों बराबर बांट लेते हैं। तुम्हारे पास 2 एकड़ ज्यादा हैं, तुम्हें तो फायदा ही हुआ है। आगे भी मदद करते रहना चौथे भाई के पास। ठीक है, क्योंकि ऐसा है, तुम हर परिवार सालाना हम दोनों बूढ़ों की पेंशन की राशि जमा करनी ही होगी। 2 तोले वाली वह पेंशन की रकम, यह तो जरूरी है ही। ठीक है। हाँ, खाना। हाँ हाँ, सुन रहा हूं। ये फेंग, यह बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है। मैं उसकी फीस माफ कर सकता हूं। आपको बस उसके रहने खाने का खर्च देना है और दूसरे पढ़ाई के खर्चे भरने होंगे। सच में? बहुत शुक्रिया गुरुजी, लेकिन मैं अभी छोटी हूं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। निजी स्कूल जाना वास्तव में मुश्किल है। निजी स्कूल जाना वास्तव में कठिन है। कृपया गुरुजी नाराज न हो। ऐसा है तो आशा है अगले साल तुम पढ़ाई शुरू करोगे। फिर भी मेरे निजी स्कूल में आना होगा, तभी ठीक रहेगा। तो मैं अब चलता हूं। आप धीरे से जाइए। मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने माता पिता पर बोझ नहीं डाल सकता, अपने माता पिता को यह कठिनाई नहीं दे सकता। और फिर
मेरा सपना सिर्फ इस गरीब गांव में पढ़ना नहीं है, परीक्षा की तैयारी करने का सपना देखा था। छोटे फेंग, अभी पढ़ने का इतना अच्छा मौका था, तुमने क्यों? पिताजी, पढ़ाई का खर्च हमारे बस में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाने में मदद करना चाहता हूं और साथ ही अपनी असाधारण याददाश्त से स्वयं अध्ययन करूंगा। उस समय मैं वैज्ञानिक अभियान में शामिल होऊंगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम मेरी कमाई में मदद करना चाहते हो, तो फिर तुम मेरी कमाई में कैसे मदद करोगे? माँ पिताजी, बैठिए बैठिए। माँ पिताजी, बेटे के पास एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपसे कहनी है। वादा करो, किसी को भी नहीं बताना। ठीक है? ठीक है बेटे, वादा करता हूं। माँ पिताजी, इन 2 महीनों में आप लोग क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे थे? असल में ये 2 महीने मैं हमेशा सपने देखता रहा हूं। मैंने एक दिव्य व्यक्ति का सपना देखा। वह हर दिन हाथ पकड़कर मुझे बहुत सी चीजें सिखाता था। आज गुरुजी ने जो पूछा वह भी उसी ने सिखाया था। हालांकि सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन उस सपने में मैंने 20 साल बिताए। यह तो उसने तुम्हें क्या सिखाया? क्या उसने कहा कि तुम जवान बन सकते हो? ऐसा नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैंने सब सीख लिया है। उसके पास बहुत कौशल है, भविष्य में बहुत सफल होगा। मुझे लगता है कम से कम एक शुकाई तो बन ही जाऊंगा। जोरेन बनने में तो कोई शक ही नहीं। सच में यह बहुत अच्छी बात है। और मास्टर झांग ने भी यही कहा था, अगर शाओफिंग पढ़ाई करे तो वह जरूर जोरेन या जिनशी बन सकता है। जोरेन बनते ही अधिकारी बना जा सकता है। पर यह सबसे जरूरी बात नहीं है। जोरेन और सियुत्साई बनना वो तो बहुत साल बाद की बात है। असल में महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने मुझे पैसे कमाने के कई तरीके सिखाए। उन्होंने कहा, बस उनके कहे अनुसार करो, निश्चित ही बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो पिताजी, मुझे एक तरीका बताओ ना पैसे कमाने का। ठीक है, फिर कुछ दिनों में बताऊंगा। पहला पैसा कैसे कमाएं? कांच बनाने का या साबुन का? नहीं, पूंजी नहीं है, कच्चा माल भी नहीं खरीद सकते। प्रिय, मैं आ गया हूं। पिताजी, क्या हमारे पास यहां कोयला है? कोयला क्या होता है? इस जमाने में उसे कोयला नहीं कहते। वह चमकदार काला पत्थर होता है, उससे आग जलाई जा सकती है। तुम जिसकी बात कर रहे हो वह शायद अंगारा है। हमारे घर में तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे नाना जी के घर जरूर होगा। पहाड़ों में हर जगह वह कोयला बहुत ज्यादा है, पौधे भी नहीं उगते इतना ज्यादा। क्या तुमने कोयला कभी जलाया नहीं? वह जलता ही नहीं। आग में डालो तो बहुत गंध आती है और धुआं भी निकलता है। शायद एक तरह का धुआंधार कोयला है, लेकिन धुएं वाले कोयले के कई प्रकार होते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला न केवल कोयले की गेंदें बना सकता है, बल्कि कोक भी बनाया जा सकता है। और कोक उच्च भट्ठी तापमान प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य ईंधन है। यह तो पैसे कमाने का एक तरीका है। भाभी, क्या लाओसी घर पर है? भाभी, इस समय आप यहां क्यों आई हैं? तो मैं सीधी बात करती हूं, वैसे भी यह तुम्हारा ही काम है। भाभी बताइए। दूसरा बेटा तो भेज दिया गया है रोंग को पढ़ने के लिए। अब मेरा बेटा छोटू, उसे भी पढ़ना है। मेरे मायके वालों की बात करूं तो पिताजी पहले ही कर्ज ले चुके हैं। फिर से मांगने में शर्म आती है। क्या तुम्हें कर्ज नहीं चुकाना है तो पहले मेरे मायके वालों का वह 12 तोला चांदी लौटा दो। मुझे उस पैसे की जरूरत है छोटे धन को पढ़ने भेजने के लिए। देखो भाभी, अभी तो हमारा बंटवारा ही हुआ है। इस समय घर में पैसे नहीं हैं। क्या तुम अपने मायके वालों से बात कर सकती हो? थोड़ी रियायत दे दो। कुछ समय बाद की बात है। तुम्हारी बात तो आसान है। छोटी रोंग तो प्राइवेट स्कूल में दाखिल हो गई है। छोटे कैसे? जल्दी जाओ, उसकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? मुझे नहीं फिक्र तुम कैसे करोगे। ये 12 तोला मुझे देना ही होगा, नहीं तो मुझे बस अपने कोतवाल दोस्त को बुलाना पड़ेगा। बुआ जी, तुम मेरे मां बाप को कितना भी दबाव डालो क्या फायदा है? भले ही तुम्हारा भाई कर्ज वसूलने आ जाए, क्या इतनी जल्दी पैसे निकाल सकते हैं? वह 12 तोले चांदी है।
12 पैसे नहीं हैं। यह सच है कि ये डोंग ने कर्ज चुकाने का वादा किया था, लेकिन अलग हुए तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। क्या तुम लोगों को इतनी जल्दी है? जबरदस्ती पैसे वापस मांग रहे हो? पिताजी, छोंग अब स्कूल जाता है। हमारा छोटू पहले से ही उनसे बड़ा है। अब पढ़ाई नहीं करेगा तो सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें बस पैसों की पड़ी है क्या? 12 तोले चांदी। मैं और दूसरे तीसरे चौथे भाई मिलकर तुम्हारे लिए पैसे जुटाएंगे। क्या यह ठीक रहेगा? बहुत ज्यादा है। हमारे घर ने अभी कर्ज लिया है छोटे रोंग की पढ़ाई के लिए। मैं सचमुच कोई रास्ता नहीं सोच सकता। कल मैं जाकर ढूंढूंगा कुछ दोस्तों से मदद लेकर। यह पैसा हम जरूर चुकाएंगे। अब संतुष्ट हो? तीसरे भाई, यह कैसा व्यवहार है तुम्हारा? चौथे भाई ने खुद कहा था कर्ज की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम उसे छोड़कर और किसके पास जाएं? बिल्कुल सही। क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? उसकी जगह लेना तुम्हारी मर्जी। भैया, इतना भी ज्यादा मत बनो। किसके साथ मुसीबत नहीं आती। अपने ही भाइयों के बीच मदद नहीं करते तो कोई बात नहीं, तुमने तो और भी नीचे गिरा दिया। तुम्हें मुझे सबक सिखाने का अधिकार कब मिला? एक दूसरे की मदद करें। तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। हमारे बच्चे को भी पढ़ना है, फीस भी नहीं है। आओ, जो जितना कर सकता है करे। किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकते। बस बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद नहीं। रुको। बड़े ताऊ, तीसरे ताऊ, मेरी एक बात सुनो। मैं अपने पिता की तरफ से बड़े ताऊ और ताई को हाँ कहता हूं। 3 दिनों में हम जरूर वह 12 तोले चांदी चुका दो। अगर उस समय पैसे नहीं होंगे तो माता पिता मुझे बेच दें, फिर भी यह पैसा जुटाऊंगी। चाचा चाची, आप लोग क्या कहते हैं? चाचा चाची, आप हमें कर्ज दीजिए। यह एहसान मैं याद रखूंगा। ये फेंग, तुम्हारी बात में कुछ और ही मतलब है। सचमुच सोचता है कि परीक्षा दे सकेगा? क्या बकवास है जुरेन और जिंशी बनने की बात। तुम्हारा घर तो इस हाल में है, पढ़ाई तक नहीं हो पा रही। अपने सपनों में जीते रहो, मैं इंतजार करूंगा। चलो। यह लड़का ऐसा ही है। छोटी बहन, क्या तुम हो? 3 भैया। 3 भैया, 13 साल पहले तुम सेवा में गए थे, फिर कोई खबर नहीं मिली। हम सबने सोचा था कि तुम। छोटी बहन, रोना बंद करो, रोना बंद करो। तीसरे भैया बिल्कुल ठीक हैं, तुमसे मिलने आए हैं। जियाओ फेंग, यह तीसरे मामा हैं। नमस्ते बोलो। नमस्ते तीसरे मामा। बहुत अच्छा। मेरा भांजा इतना बड़ा हो गया है। चलो अंदर आओ। तीन भैया, ये 13 साल तुम कहां थे? मां बाप तुम्हारी खबर का इंतजार करते रहे। उस समय हुआंगहो बांध की मरम्मत करते हुए मुझे गंभीर चोट आई। खैर, गांव वालों ने मुझे बचा लिया। वह उनके घर में दामाद बनकर रहने लगा। अब वह नमक के खेत में काम करता है। नमक का खेत? ये 20 किलो नमक, मैंने इसे नमक के खेत से लिया है। और 4 तोले चांदी भी है। 2 तोले तुम्हारे लिए, 2 मेरे माता पिता को दे देना। पकड़ो। 3 भैया नहीं, पकड़ो। 3 भैया, इन सालों तुमने बहुत कष्ट झेला। 3 मामा, तुम नमक के कारखाने में क्या मालिक से मिल सकते हैं? नमक का कारखाना नया शुरू किया गया है। मालिक लीमू अधिकारी हैं। मैंने उन्हें केवल दूर से देखा है, उनसे बात भी नहीं कर पाता। इस बार बाहर आ सका हूं तो सिर्फ उनके बेटे की बड़ी शादी की वजह से। उन्होंने हमें 1 दिन की छुट्टी दी है। बाद में मुझे वापस भी जल्दी जाना है।
ताऊ जी, आप 2 घंटे बाद चलें। ठीक है कि नहीं? मैं कमा सकता हूं। बड़ी चाची के घर के 12 तोले चांदी के कर्ज का मामला। यह क्या मामला है? 3 भैया, यह बात लंबी है। वे लोग बहुत ज्यादती करते हैं। छोटे फेंग, तुम तो बस एक बच्चे हो। पैसे कैसे कमाओगे? पिताजी, आप नदी किनारे जाइए। मोटी रेत 5 किलो और बारीक रेत 5 किलो लाइए। माँ, आप लोहे की कड़ाही अच्छी तरह धो दीजिए। मामा, मेरे लिए पेड़ों की राख जलाकर दीजिए। कुछ लकड़ी का कोयला भी धो लीजिए। छोटे फेंग, तुम ये सब क्यों ला रहे हो? मैं सपने में देवता ने जो तरीका बताया था वही कर रहा हूं। शुद्ध नमक बनाना। बेटी, 2 जिन खड़े नमक ले आओ। चाओ फेंग, नमक के खेत में बारीक नमक बनाने में 10 से अधिक प्रक्रियाएं होती हैं। दर्जनों बार 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 छानना पड़ता है। क्या तुम्हारी यह विधि काम करेगी? मामा, इस बर्तन का पानी वहां ले जाओ। ठीक है। यह नमक बहुत शुद्ध और नमकीन है। यह नमक कारखाने के परिष्कृत नमक से भी ज्यादा सफेद है। क्या सच में? मैं चखकर देखता हूं। क्या बढ़िया नमक है, हमारे नमक कारखाने के नमक से कहीं ज्यादा शुद्ध स्वाद वाला। बहुत अच्छा नमक है। बहुत नमकीन है। इसकी कीमत क्या होगी? बाजार में यह सफेद नमक 1 पाउंड की कीमत 200 वेन है। 2 पाउंड मोटे नमक की कीमत सिर्फ 40 वेन है। हम 360 वेन कमा सकते हैं। पिताजी, नमक की तस्करी करना एक गंभीर अपराध है। और फिर एक साधारण आदमी के पास बेशकीमती चीज होना ही उसका अपराध है। हमारे पास न पैसा है न ताकत। अगर किसी और को पता चल गया कि हमारे पास यह तरीका है तो यह हमारी मौत का कारण बनेगा। लेकिन हम नमक कारखाने के मालिक के साथ सौदा कर सकते हैं। यह नमक बनाने का तरीका नमक कारखाने से कम मेहनत और कम सामग्री में बनता है। छोटे फेंग, तुम्हारा मतलब है कि मैं यह बनाया हुआ नमक नमक कारखाने को बेच दूं? ताऊ जी, आप ऐसा करेंगे तो मौत को दावत देना होगा। मेरा मतलब तो यह है कि तकनीक उन्हें बेच दें। क्या तुम्हें लगता है मेरा बनाया यह शुद्ध नमक तुम्हारे नमक के खेत के साथ बनाए गए परिष्कृत नमक की तुलना कैसी है? छोटे फेंग का बनाया परिष्कृत नमक, चाहे स्वाद में हो या रंग में, हमारे नमक कारखाने से कहीं बेहतर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरा दिल संतुष्ट है। अब और देरी नहीं करनी चाहिए। चलो अभी चलते हैं। अपने गांव के मुखिया को ढूंढो। बेटा, नमक बनाने की यह विधि किसी को नहीं बताना। अगर कल हम नहीं लौटे तो यह विधि नाना जी को बता देना। उनसे कहना कि इसे दूसरे नमक के खेतों तक पहुंचाएं। बस इतना ही, आगे मत छोड़ो। जी जाजी, मुझे अभी नमक के खेत में काम पर वापस जाना है। मैं तुम्हें आगे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो। यह किसान कहां से आया है? आधी रात को दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो?
बुजुर्ग, हम ये अनकाउंटी के झाओ गांव के रहने वाले हैं। नमक बनाने का विशेष कौशल रखते हैं। महाराज वांग से मिलना चाहते हैं। प्रतीक्षा करो। अच्छा। हमारे स्वामी आज शादी की दावत में नशे में हैं। कल फिर आना। महाराज, क्षमा करें आपका उपनाम। महोदय, मैं ये दोंग हूं। यह मेरा बेटा ये फेंग है। यह नमक बनाने का काम सब उसी की देन है। दूसरे बच्चे मिट्टी से खेलते थे, पर यह नमक से खेलता था। तूने तो इसे मशहूर कर दिया। बच्चे, दादाजी को बताओ, वह तेरा सफेद नमक कैसे बनता है। तुम मुझे छोटा समझते हो, मुफ्त में फायदा उठाना चाहते हो। बूढ़े दादा, यह विशेष कौशल हमारे पिता पुत्र की मेहनत का फल है। हमने इसे अपने खून पसीने से सीखा है। अगर महाराज वांग को जरूरत है तो हम उन्हें सिखा सकते हैं, लेकिन बिना कुछ लिए नहीं। क्या आप सहमत नहीं हैं? वाकई आप समझदार हैं। कृपया मेरे साथ आइए। महाराज, व्यक्ति लाया गया है। अंदर आओ। जी हुजूर, व्यक्ति लाया गया है। ये दरबारी डोंग और उनके पुत्र हैं। महामहिम वांग के चरणों में प्रणाम। छोड़ो, कृतज्ञ हूं श्रीमान शे। सुना है आपके पास शुद्ध नमक बनाने की विधि है, जो आप मुझे भेंट करना चाहते हैं। अगर आप सचमुच इस प्रकार का नमक बना सकते हैं और हमारे नमक कारखाने की विधि से बेहतर है, तो मैं अवश्य ही भारी इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की तो तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। महोदय, चिंता न करें। मैंने घर के नमक को कड़वा और कसैला पाया, इसलिए मैंने चोरी चोरी इसे बनाने की कोशिश की। मां ने तो मुझे मार ही दिया था। इस विधि में बहुत सारा खराब नमक खराब हुआ। पिताजी ने बहुत सारा रुपया उधार लिया है। बार बार कोशिश की, तब जाकर इतना अच्छा नमक बन पाया। महोदय, नाराज न हो, मेरे बेटे ने अशिष्टता की। कृपया महोदय क्षमा करें। बच्चे की बचकानी बातें प्यारी लगती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे, हमारा नमक कारखाना भी शुद्ध नमक बना सकता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी शुद्ध नमक बनाने की विधि हमारे तरीके से बेहतर है? महोदय की हाँ। अगर मेरा अनुमान सही है, तुम्हारी नमक बनाने की विधि बार बार नमकीन पानी को कपड़े के ऊपर डालते हैं या रेत के ऊपर और फिर बार बार दोहराते हैं। इस तरह शुद्ध नमक मिलता है ना? भक्त तेरे पिता पुत्र की तुम्हारी यह हिम्मत की गुप्त विधि चुराओ। महोदय, क्रोध शांत करें, क्रोध शांत करें। यह सब मेरा अनुमान है और यह नमक का खेत केवल 2 महीने पहले खुला है। हम दूर रहते हैं। चोरी से सीखना कैसे संभव है? मेरी विधि इससे कहीं अधिक सरल है। मैं तो अपने अधिकार से डराना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था यह बच्चा इतना चालाक कैसे हो सकता है। क्या यह सचमुच 10 साल का बच्चा है? ठीक है बच्चे, तुम ही बताओ, तुम्हें कैसे पता तुम्हारी नमक बनाने की विधि हमारी से बेहतर है? महोदय, मैं नमक बनाता हूं। बस नमक के पानी को 2 बार छानना है तो मिल जाएगा यह बारीक नमक जैसा तुम देख रहे हो। नहीं, 2 बार। तुम हमें धोखा मत देना, नहीं तो। इस गरीब की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन क्या अगर हम सच में एक बार में इस नमक को बना लें तो महाराज हमें क्या इनाम देंगे? बहुत हिम्मत है। अगर सचमुच ऐसा है जैसा तुम कहते हो, मैं तुम्हें 100 तोले चांदी पुरस्कार देता हूं। क्या महोदय चाहते हैं कि यह शुद्ध नमक केवल यही एक जगह है और कहीं शाखा नहीं, या फिर दूसरे नमक के खेतों के साथ साझा करें? बेशक केवल यही एक जगह हो
तो फिर एक मुश्त खरीद लो। 1000 तोले? नहीं, यह बहुत महंगा है। अधिकतम 200 तोले। महोदय, नमक बनाने की विधि। नमक के खेत की वार्षिक आय को कई लाख तोले बढ़ा सकती है और आपकी पदोन्नति भी करवा सकती है। यह 1000 तोले बहुत कम है। मैंने विधि लिखकर तैयार कर ली है। दूसरों को सौंप दो। अगर हमें कुछ हो गया तो वह गुप्त विधि प्रचलित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यह 1000 सोने के सिक्के इस अधिकारी को चुकाने में 5 साल लगेंगे। इस अद्भुत विधि से 3 साल से पहले ही महोदय अवश्य ही उच्च पद प्राप्त करेंगे। तब यह साधारण प्रजा आपका ऋण कैसे मांग सकती है? मेरी राय में 3 वर्षों में चुकाना सर्वोत्तम है। आज हमें 400 तैलियां दीजिए। आज से अगले और उससे अगले वर्ष हम प्रति वर्ष 300 तैलियां लेंगे। महोदय की क्या राय है? बिल्कुल ठीक है। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। वांग फू, कुछ भरोसेमंद लोग ढूंढो। उन पिता पुत्र को ले जाओ शोधित नमक की परख करने। यह आदेश स्वयं मैं तैयार करूंगा। जी हुजूर। श्रीमान शे। हुजूर, देखिए देखिए, हो गया। सच में हो गया। बहुत अच्छा। अद्भुत है श्रीमान शियान दाओ। मैं एक विनम्र निवेदन करता हूं। आज से मैं तुम्हें भतीजा कहूंगा, ठीक है? अंकल वांग। यह तो बहुत अच्छी बात है। भतीजा, तुम सचमुच अद्भुत हो। अब से तुम्हारा ये परिवार अगर किसी चीज की जरूरत हो बस कह देना। मेरा पद भले ही छोटा है लेकिन ऊपर भी मेरे कुछ संबंध हैं अच्छे दोस्तों के लिए। वांग फू, उनका बिल चुका दो। जी हुजूर। महोदय वांग, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपकी सहायता मिल सके तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। लेकिन अगर मुश्किल हो तो कोई बात नहीं, मैं वांग साहब को परेशान नहीं करूंगा। यह लड़का सचमुच मौके का फायदा उठाने लगा। अभी अभी मैंने कैसे सुना कोई मुझे वांग अंकल कह रहा था, अब अचानक साहब कैसे बन गए? चाओफिंग, तुम सचमुच अंकल को बाहर वाला समझते हो? तुम बताओ तो सही। देखते हैं क्या बात है। जितना हो सकेगा मैं जरूर मदद करूंगा। वह मेरे ताऊजी सु दोंगफांग हैं। वे नमक के खेत में काम करते हैं। क्या आप उनके लिए कुछ आसान काम का इंतजाम कर सकते हैं? उसे 10 दिन की छुट्टी मंजूर है परिवार से मिलने जाने के लिए। भतीजे, यह तो छोटी सी बात है। मैं तुरंत किसी को भेजकर इसे करवाता हूं। मालिक, कुंडी ले आया हूं। महाराज वांग, आपने पहले भी मुझसे सुना है मेरे परिवार पर एक बड़ा कर्ज है। पिछले दिनों लोग ऋण वसूलने आ रहे थे। कृपया हमारी एक मदद करें। क्या आप हमें 100 तोले चांदी दे सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। वांग फू, जाकर कुछ चांदी के सिक्के ले आओ। हाँ, एक बात, एक और बग्गी टीम भेजो। मेरे भतीजे को गांव वापस पहुंचाओ। जी हुजूर। धन्यवाद पिताजी वांग। धन्यवाद महोदय वांग। हमारे पास सच में है 400 तांबे के चांदी के नोट। छोटा फिंग, 400 ताकत के नोट जाओ गांव में रखे हैं। यह कम नहीं है लेकिन बड़े परिवारों के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। और इस दौर में बिना ताकत और हैसियत के पैसा होना, दूसरों की नजर में मोटी भेड़ बन जाना है। मेरे पिछले जन्म के ज्ञान का उपयोग कर इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत आसान लगता है लेकिन अच्छी योजना बनाने की जरूरत है। अपनी सुरक्षा और स्थिति कैसे बनाए रखें? दीर्घकालिक विकास। आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। उनके घर का वह मामला सुना क्या तुमने? वह कौन है?
यह कौन है? इतनी शानदार बग्गी। आओ, ये डोंग और उसके बेटे आखिर करते क्या हैं? बग्गी पर सवार हो गए और सिपाही गांव तक सुरक्षा दे रहे हैं। पता नहीं यार, सच कह रहे हो? यह गाड़ी में कैसे लौट आया? पिताजी, उन्हें 2 तोले चांदी दे दो। बड़े भैया, तुम लोग जल्दी देखो, उसने 2 तोले चांदी भी ली है। सिपाहियों को रिश्वत दे दी, कितना अमीर है। तुम देखो। चलो, यह तो पैसा है। चलकर देखते हैं। हम भी देखने चलते हैं। जल्दी से देखते हैं। उनके घर कब? माँ, हम लौट आए। ये डोंग, तुम कहां से इतना पैसा कमा लाए? हाँ, और सैनिकों का संरक्षण भी क्यों है? इस बार हम मिलने गए थे पिताजी के एक पुराने परिचित से। उन्होंने न केवल हमें भोजन कराया, बल्कि गाड़ी भी भेजी हमें वापस लाने के लिए। हाँ, यह वही है जिसके लिए मैंने पहले काम किया था। एक मालिक, अब वह एक छोटा अधिकारी बन गया है, तो उसने हमें वापस भेजने के लिए बग्गी भेज दी। अधिकारी? यह किस पद का है? इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। गहरी दोस्ती है, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। वह क्या अधिकारी है? माँ, चलो घर चलते हैं। तो हम चलते हैं। अच्छा। अधिकारी वाले? प्रिय, देखो। यह यह है। इतना सारा पैसा तुम्हें यह कहां से मिला? बात ऐसी है, ऐसी बात थी। बस यही एक तरीका है। इतने पैसे कमा सकते हैं। हाँ, ठीक है। पहले हम यह पैसा लेते हैं, बाकी का कर्ज चुका देते हैं। अगर दोस्तों ने पूछा तो कहना शहर गया था, वहां अफसर दोस्त से उधार लिया। मां आमतौर पर कम बोलती हैं, लेकिन समझदार बहुत हैं। यह पैसा बाद में भी खर्च करना होगा। अगर कहें कि उधार लिया है, तो यह बात मानने वाला कोई नहीं। पिताजी, मां, आप घबराएं नहीं। आगे से सीधे कह दिया करेंगे। पिताजी ने नमक के खेत के लिए एक योजना बनाई थी। महाराज वांग ने इनाम दिया। फिर बाहर के लोगों से ऐसा ही कहना। विस्तृत योजना का जिक्र मत करना, बस कहना कि यह वांग साहब का आदेश है। गोपनीयता बनाए रखने का निर्देश दिया है। तो पहले मैं बड़ी भाभी का जो कर्जा चुकाता हूं, वह 12 तायल पहले भेज देता हूं। जरूरत नहीं पिताजी, तुम मामा के घर का बकाया चुकाने के अलावा दादाजी को एक साथ दो। पैसा दादाजी ने उधार लिया था, जिसे चाहे उसे लौटा दें। अब से हमारे घर में कर्ज मुक्त होकर हल्का महसूस करेंगे। अच्छा है। मां, पहले यह चांदी रख लो। सही। रुको। मां, पिताजी बैठो। सुना है तुम लोग बग्घी से लौटे हो और किसी बड़े आदमी से भी मिले हो। हाँ हाँ पिताजी, बात ऐसी है। वो छोटे फेंग के मामा थे, नमक के खेत का वांग लीमू। वह तो पहले हमारे मालिक का बेटा था। एक छोटी सी मदद की, 80 ताबे के सिक्के इनाम मिले। 80 ताबे? तुम लोगों ने बस किसी की एक मदद की, तुम्हें 80 ताबे इनाम मिले? क्या यह सच है? सच है। अच्छा, तुम तो रोज खर्चीले हो। यह रकम तुरंत काम आएगी, लेकिन फिजूल खर्ची मत करना। जब सारा कर्ज चुका दोगे, जमीन ज्यादा खरीद लेना। कम से कम अब खाने की चिंता नहीं रहेगी, फिर पीछे की चिंता दूर हो जाएगी। अच्छा पिताजी, आप ठीक कहते हैं। वह पिताजी, ये 18 तोले पहले कर्ज चुकाने में लगा दीजिए। बाकी की 2 तोले हर साल आपकी सेवा में देना हमारा फाराजा है। मेरे मायके के वो 6 तोले अगली बार मैं खुद जाकर चुका दूंगी। इन 2 तोलों की क्या जल्दी है? वापस रख लीजिए। पिताजी, हमने पहले ही दे दिए हैं। आपके हाथ में भी कुछ पैसा रहेगा। हाँ पिताजी। दादाजी, अब मेरे माता पिता के पास पैसा है।
भविष्य में और भी पैसा कमा सकेंगे। आप चिंता न करें, इसे स्वीकार कर लें। क्या जियाओ फेंग सच कह रहा है? सच है। ठीक है, तो मैं यह पैसा ले लेता हूं। इससे बाहरी कर्ज चुका देना। बहुत अच्छा। तुम लोग यह पैसा बुजुर्ग का कर्ज चुकाने में दे दो। मेरा पैसा कब चुकाओगे? हमारे परिवार ने तुम्हारा कब का कर्ज लिया था? कल तो कर्ज वसूलने आए थे, आज फिर आ गए। तुम हद से ज्यादा दबाव मत डालो। सुशी, पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? देखता हूं मैं तुम्हारी गर्दन नहीं दबोचता। तुम बहुत दर्द हो रहा है। चाची, तुमने मुझे डरा दिया। गलती से कुर्सी से टकरा गया। मेरा यह इरादा नहीं था। ठीक है। अरे तुम प्यारे हो, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मेरी तरफ देखो। तुम्हारी मेरे बेटे को छूने की हिम्मत। माँ, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। दादी दादी, जल्दी से उन्हें अलग करो। जल्दी से उन्हें खींचकर अलग करो। अभी भी नहीं रुकेगी तू। मैं तुझे बहुत देर से सह रही हूं। तू फिर से मेरे बेटे को हाथ लगाएगी। देखती हूं मैं तुझे मारूंगी या नहीं। ठीक है ठीक है। क्या ये जानकर खुश नहीं हो कि ये घर पहले से ही शांत है? अब जो भी हाथ उठाएगा, जब बुजुर्ग वापस आएंगे, मैं उसे घर की सजा दूंगा। औरत होकर लड़ना सीख गई। यह कैसी बदतमीजी है? वो औरत हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ा करने आती है। कल तो तुमने कर्ज मांगा था, आज फिर आ गए। हमने कर्ज चुकाने का वादा किया है, लेकिन हम तुम्हारा पैसा नहीं रखे हैं। तुम हद से ज्यादा दबाव न डालो। चौथी भाभी, पहले तुम इतनी गुस्से वाली नहीं थी। तुम बड़ी भाभी पर पानी कैसे फेंक सकती हो? बिल्कुल, बड़ी बहू। तुम भी। चौथे ने पैसे ले लिए हैं बुजुर्ग का कर्ज चुकाने के लिए। शायद अब तक तुम्हारे मायके पहुंच गए होंगे। तुम फिर चौथी बहू से पैसे मांगने आई हो। यह तो बिल्कुल गलत है। दादी, मेरी माँ ने उस पर पानी नहीं फेंका। तुम उसके शरीर को देखो, उस पर एक बूंद पानी भी नहीं है। पानी तो मेरे ऊपर फेंका गया था। अगर मैं जल्दी न हटती तो अब मेरा पूरा शरीर पानी से भीगा होता। और एक बात कहूं, फिर बात करते हैं। बाद में बात करेंगे, अब बात मत करो। सब चुप रहो। हालांकि हमने घर अलग कर लिया है, लेकिन हम फिर भी भाई हैं। और भाभियां भी अपनी हैं। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा नहीं कर सकते, बस मित्रता में दरार आ जाएगी। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सब लोग अब यहां से चले जाओ, चले जाओ। प्रिय, पहले जब तुम मायके जाती थी, हम इतने गरीब थे कि वास्तव में कुछ दे नहीं पाते थे, कोई अच्छी चीज। लेकिन तुम्हारे मायके वाले हमेशा हमारे साथ शिष्टाचार से पेश आते रहे हैं। अब हमारे दिन अच्छे चल रहे हैं, तो हम उन्हें भूल भी नहीं सकते। इस बार तो छोटे फेंग का बहुत शुक्रिया, जिसने मेरे तीसरे भाई को दिलवाए 10 दिन की छुट्टी। अब हम सारा परिवार एक साथ मिलकर रह सकते हैं। हाँ, एक बात और, हम तुम्हारे मायके का कर्ज चुका देंगे। इस बार जाते समय हम नहीं जानते कि कब तक लौटेंगे। यह चांदी तुम संभाल कर रखना, घर में चोरी न हो जाए। माँ, पिताजी, हम कैसे जाएंगे? हमें पहले करीब 1 घंटा चलना होगा, फिर नाव लेंगे। 1 घंटे जैसा, यानी लगभग 3 घंटे। इससे तो मेरे पैर टूट जाएंगे। अगर एक गाड़ी होती या फिर एक साइकिल भी होती तो अच्छा था। चलो चलते हैं। चलो। चंगशिंग, दादा दादी, चाचा और चाची आ गए हैं। आओ आओ आओ, छोटे फेंग, नाना नानी और मामा लोग। मेरा प्यारा भांजा। माँ, पापा, तुम आखिर लौट आए। माँ तुम्हें याद करके बेहाल थी। चलो चलो, चलो चलते हैं। अंदर आकर बैठो। अंदर आओ और बैठो। पिताजी, यह तो पिछली बार की है। बड़े भाई और दूसरे भाई से उधार लिया हुआ पैसा है, और तीसरे भाई ने मुझसे दिलवाया था। वो 2 तोला चांदी तुम रख लो।
परिवार में झिझक कैसी, हम रख लेते हैं। ठीक है। यह नाना का परिवार वाकई अच्छा है। हालांकि उनकी अपनी हालत ठीक नहीं है, फिर भी वे मां बाप की मदद करने की कोशिश करते हैं। वे तो ये परिवार के बड़े छोटे चाचाओं जैसे बिल्कुल नहीं हैं। आगे अगर कोई रास्ता मिले तो सुपरिवार की मदद जरूर करना। चचेरे भाई, चलो मधुमक्खियां पकड़ने चलें। क्या तुम चलोगे? मेरे पास यहाँ एक और बांस का डिब्बा है। अच्छा, जल्दी जाओ और जल्दी लौटना। यह दीवार बनाने वाली मिट्टी है। यह अलग क्यों है? यह है। यह उच्च एल्यूमिना मिट्टी है। यह आग रोक मिट्टी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह पत्थर चूना पत्थर निकला। इसे उच्च एल्यूमिना मिट्टी में मिलाया जा सकता है फायरप्रूफ मिट्टी बनाने के लिए। पिताजी ने पहले ही कहा था, नाना के पहाड़ों में कोयला है। अब फायरप्रूफ मिट्टी मिल गई है तो हम कोयले की भट्टी बना सकते हैं, फिर हम कोयला जला सकेंगे। चचेरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर की यह राजमिस्त्री की दीवार कहां से आई है? नहीं पता? हाँ, सही कहा। यह दीवार कम से कम 20 साल पुरानी है। वह तो बस एक बच्चा है, वह कैसे जान सकता है? लगता है हमें बड़ों से ही पूछना पड़ेगा। शाओफिंग, तुम अपने चचेरे भाई के साथ बाहर क्यों नहीं खेल रहे? पिताजी, जल्दी से दादाजी से पूछने में मेरी मदद करो। वह मिट्टी और पत्थर जो दीवार बनाने में इस्तेमाल हुए, वे कहां से आए थे? वह मिट्टी तो उसी साल की है। इस आंगन की खुदाई में यह मिला है। मतलब यह है कि अभी सुपरिवार के घर के नीचे सारी मिट्टी इसी तरह की है। हम उनसे तो नहीं कह सकते कि घर गिराकर मिट्टी निकाल दें। तो दादाजी, क्या और जगहों पर भी ऐसी मिट्टी मिलेगी? बिल्कुल है। हमारे बगीचे की मिट्टी थोड़ी गहरी खोदो, वह पीली मिट्टी वाली है। और पत्थर? वे पत्थर तो पास से लाए ही नहीं गए। उस समय सिर्फ यह जमीन खरीदी थी। पीछे वाली पहाड़ी सुजुआंग की है, उसका नाम सुयुंगुई है। हम इस परिवार से बात करते हैं। 1-2 चांदी के सिक्के मुआवजे में दिए। वह पहाड़ी इलाका ले लो। पीछे की पहाड़ी से बदल दिया गया है। अब पीछे की पहाड़ी हमारी अपनी है। वह बुजुर्ग महाशय, तो यह पूरी पीछे की पहाड़ी क्या सब हमारे सुपरिवार की है? यह कैसे संभव है? केवल यहां से पहाड़ की चोटी तक यह हमारे परिवार की है। मैंने अपने पिताजी से सुना है। दादाजी, आपके पहाड़ में बहुत सारा कोयला है। क्या यह अभी के पहाड़ में है या पहले के पहाड़ में है? तुम कोयले की बात कर रहे हो। पहाड़ के पीछे वही चीज भरी पड़ी है, बेकार है। वह लोहार की दुकान में इस्तेमाल होने वाला जलने लायक कोयला नहीं है। पहाड़ पर वह चीज इतनी ज्यादा हो गई है कि पेड़ भी मुश्किल से उगते हैं। अगर पहले से पता होता, हमें उनसे अदला-बदली नहीं करनी चाहिए थी। अब इन पहाड़ों में कोयला है, पहले इन पहाड़ों में चूना पत्थर था। अदला-बदली घाटे का सौदा नहीं है। बेहतर होगा कि वह चूना पत्थर वाला पहाड़ भी खरीद लिया जाए, फिर तो सब पूरा हो जाएगा। वो दादाजी, क्या आप हमें दिखा सकते हैं? क्यों नहीं? बड़े भाई आपको ले चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलो चलो। इस कोयले की गुणवत्ता देखकर लगता है लगभग 85% है, इसलिए इसे सीधे जलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही, कोक बनाने के लिए उत्तम सामग्री है। कोयले की गोलियां भी बना सकते हैं। और यह एक खुली खदान भी है, खनन भी आसान है। हम अमीर हो गए। लगता है यह हमारी दूसरी किस्मत है। हम सुजियाजुआंग से शुरू कर सकते हैं। शाओफिंग, तुम यह चीज क्यों देख रहे हो? मामा, हम अमीर हो सकते हैं, और वह भी बहुत ज्यादा। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? करता हूं। हमारा शाओफिंग इतना चतुर है। बिल्कुल विश्वास करता हूं। बेटा कहता है कि बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तो जरूर कमा सकेंगे। बस पता नहीं है कि बेटा इस बेकार पत्थर से पैसा कैसे कमाएगा। मामा, इस पहाड़ के अलावा
बाकी पहाड़ों में क्या कोई कोयला है? अभी तक नहीं मिला है। शायद नहीं। ये आसपास के पहाड़, सिर्फ इस पहाड़ पर बड़े पेड़ नहीं हैं। ठीक है, पहले वापस चलते हैं। चलो। शाओफिंग, बताओ इस कोयले से पैसे कैसे कमाएंगे? कमा पाएंगे? मेरे पास एक तरीका है। पहाड़ के पीछे का कोयला जलाऊंगा। न धुआं होगा, न बदबू होगी, बल्कि लकड़ी जलाने से ज्यादा सुविधाजनक होगा, ज्यादा किफायती होगा। आगे से हर घर में लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारा कोयला सब जलाएंगे। तुम कहते हो यह कोयला क्या बहुत पैसा कमा सकता है? पर छोटे फेंग, हालांकि यह कोयला जल सकता है, पर गांव के ज्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं हैं। कौन पैसे खर्च करेगा इन कोयलों से आग जलाने और खाना बनाने के लिए? पिताजी, आप यह बात नहीं समझते। गांवों में कोई खरीदार नहीं है, तो फिर हम क्या इसे कस्बे में नहीं बेच सकते? क्या इसे शहर में नहीं बेच सकते? वे सभी लकड़ी खरीदकर आग जलाते हैं, बाद में मेरे बनाए हुए पत्थर के कोयले से, जिसे मैं कोयला कहता हूं। फिर उन्हें कभी लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोयला जलाने लगेंगे। पिताजी, आप मुझ पर भरोसा करें। हाँ बिल्कुल, वैसे भी ये शहर के लोग लकड़ी खरीदकर जलाते हैं। हाँ बिल्कुल। और सूजियाजुआंग गांव यियान शहर से बस 5 किलोमीटर दूर है। बैलगाड़ी से ले जाना भी बहुत आसान है। फुचेंग जाने के लिए नाव भी ले सकते हैं। तो अब छोटे फेंग को क्या करना चाहिए? अब आगे। अब आगे। ठीक है, तो बेटा तुम्हारी बात मानता हूं। पहले तुम जो कह रहे थे वो करते हैं। सब तैयार है, फिर जाओ गांव वापस चलते हैं। घर के कामों को व्यवस्थित कर लो। अब से हम यहीं रहेंगे, कोयला खोदकर पैसे कमाएंगे। पिताजी, नाना के पास सिर्फ पहाड़ की पिछली ढलान है, ये 20 एकड़ से ज्यादा जमीन। लेकिन मैंने देखा कि दूसरे पहाड़ों में भी कोयला है। हमारा मुख्य काम बस यही है कि जिस पहाड़ में कोयला हो उसे खरीद लें। और दादाजी का वह पुराना पहाड़ी इलाका भी, हमें वह भी खरीदना है। भविष्य में बड़े काम आ सकता है। ठीक है बेटा, तेरी ही सुनता हूं। लेकिन याओफेंग, क्या हमें तेरी मां के लिए कुछ दसियों तांबे के सिक्के रखने चाहिए? बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है। और पिताजी, पहले वापस जाकर अपनी मां से कहो, फिर अपने बड़े मामा से मिलो। ठीक है। अच्छा, चलो। दादा, आ गया। आओ बैठो। ठीक है। दादा, यह पूरा पहाड़ तुम्हारे अलावा बाकी सब मैं सब चाहता हूं। पूछो वो लोग बेचेंगे क्या? बहनोई, तुम यह पहाड़ क्यों खरीद रहे हो? इस पहाड़ पर पेड़ नहीं उगते, फसल भी नहीं होती। ये पूरा पहाड़ उसी से भरा है। न खाने लायक न काम आने वाला कोयला। तुम पैसे बर्बाद मत करो। भैया, हम किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे इसकी चिंता मत करो। बस ये पूछ लो कि वो पहाड़ खरीदे जा सकते हैं या नहीं। पूरा का पूरा पहाड़ मेरे घर के 20 एकड़ के अलावा बाकी सब सुलुंगुई की है। उनके पास पहाड़ ज्यादा हैं, लेकिन यह इंसान मुश्किल से पेश आता है। यह चीज तो वैसे बेकार है, पर तुम खरीदना चाहोगे तो वह जरूर बेतुकी कीमत मांगेगा। दादा, उसमें कितना पैसा लगेगा वो पहाड़ खरीदने के लिए? तुम कह रहे हो पहाड़ के उस पार भी तुम्हें चाहिए? हाँ, इसका अंदाजा है कम से कम 100 मूर जमीन, करीब 100 ताये चांदी। इतना महंगा? यह 1 एकड़ जमीन कब से 1 ताये चांदी में बिकने लगी? किसी और के लिए तो 60 ताये ही होते, लेकिन यह सुयुंगुई है। तुम ज्यादा पैसे नहीं दोगे तो वह बेचेगा ही नहीं। मामा, हम आपको 100 ताये चांदी देंगे। हमारे लिए पूरा पहाड़ खरीद दो, पहले जिस पहाड़ को बदला था उसके साथ। ठीक है ना? नहीं, तुम लोग इस पहाड़ को आखिर खरीद क्यों रहे हो? क्या यह छोटे फेन ने कहा था वह कोयला बहुत पैसा कमा सकता है? लेकिन पहले यह पहाड़ कोयला तो है ही नहीं। भैया, हम सच में हैं, इस कोयले से पैसे कमाने का तरीका है। लेकिन आप अभी इस बारे में बाहर मत बताइएगा। जब आप खरीदेंगे तो बस कहिए कि हम यहां रहना चाहते हैं। हम जलावन के पहाड़ खरीदना चाहते हैं। लगता है
तुम लोग सच में बहुत अमीर बन गए हो। लेकिन इस पहाड़ को खरीदने के बाद क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे बचे हैं? इस पहाड़ को खरीदने के बाद हालांकि बचा हुआ पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन खर्च करने के लिए काफी है। हाँ, यह पहाड़ तो कितने भी पैसे में नहीं बेचूंगा। हम ऊंची कीमत दे सकते हैं। तुम कितना दे सकते हो? 60 तोले सोने में 2 पहाड़ बहुत कम है, नहीं बेचूंगा। सौदा तो मोल भाव से होता है। 100 तोले सोने, दोनों पहाड़ तुम्हें बेच देता हूं। 80 तोले, यह हमारे घर बनाने के बाद बची आखिरी रकम है, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, 80 तोले ही सही। यह सुन जिलाधिकारी बहुत शातिर है। जमीन का पट्टा बनवाने के सिर्फ फीस ही 10 तोले चांदी की है। अगर मौका मिला तो उसे जो कुछ भी निकला है ब्याज समेत उगलवा दूंगा। पिताजी चलिए और घूमते हैं, एक दुकान खरीद लें आगे कोयला बेचने के लिए। ठीक है, चलो। यहां इतनी देर घूमे, एक भी उचित दुकान क्यों नहीं मिली? आज मुझे अपने शहर लौटना है। तुम्हारे पिता के मामले के बारे में मैं अपने पिता से बात करूंगा। भाई झो, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मेरे पिता जिला उप निरीक्षक के पद पर हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। अगर चाचा जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें तो हमारा पूरा परिवार आपका ऋणी रहेगा। चलो, मैं तुम्हें चखाता हूं हमारे यहाँ के स्थानीय विशेष व्यंजन। कृपया। ऐसा लगता है यह जैन लड़का जिला मजिस्ट्रेट का बेटा है। वह झो लड़का शहर के वास्तविक अधिकारी का बेटा है। भविष्य में आगे बढ़ना है, केवल परीक्षा पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है। अगर इन दोनों से मेलजोल बना सकें, क्या हम इसका फायदा नहीं उठा सकते? पिताजी, चलो नूडल्स खाने चलते हैं। ठीक है। महोदय दोनों, सच में माफी चाहता हूं, आज हमारी दुकान पूरी भरी हुई है। हम वहां बैठ जाएंगे, फिर हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। वे दोनों महान व्यक्ति हैं। अगर महान व्यक्ति नहीं होते तो मैं जाता ही नहीं। चलो। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी अचानक एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है। जिसे लोग हमेशा साधारण और कमजोर समझते थे, वही एक दिन ऐसी ताकत या राज हासिल कर लेता है जो उसे सबसे अलग बना देता है। अब उसके सामने सिर्फ मौके नहीं, बल्कि खतरनाक दुश्मन और गहरी साजिशें भी खड़ी हैं। यहीं से शुरू होती है उसकी रोमांचक और दमदार यात्रा। कभी प्यार न करने वाली महारानी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भावनाओं की परीक्षा से गुजरने को मजबूर है। यह बेकार समझे जाने वाले समयात्री युवक के लिए एक बड़ा मौका बन जाता है। युवक न केवल बलिदान देता है, बल्कि महारानी का जीवन साथी भी बन जाता है। दरअसल इसी क्षण जो युवक अंधेरे संप्रदाय का बेकार सदस्य है, गुरु के दबाव में सम्राज्ञी को युद्ध की चुनौती देने जा रहा हूँ। युवक जानता है कि सम्राज्ञी की शक्ति अद्भुत है, उनका स्वभाव अजीब है। यह यात्रा निश्चित रूप से जोखिम भरी है, लेकिन संकट के क्षण में एक विशेष प्रणाली सक्रिय हो गई। इस प्रणाली की सहायता से युवक की चुनौती पत्र प्रेम पत्र में बदल गई। जब सम्राज्ञी ने वह प्रेम पत्र देखा, अचानक मुंह से खून निकल पड़ा, क्योंकि सम्राज्ञी अपनी शक्ति बढ़ाने के कगार पर थी। ठीक उसी समय प्रेम की परीक्षा आ गई और उस युवक का प्रेम पत्र उसकी परीक्षा को और भी तीव्र बना दिया। युद्ध की चुनौती को प्रेम पत्र में बदलते देख युवक ने सोचा कि इस बार तो मौत निश्चित है। हे सम्राज्ञी, मैं नहीं, आरामदायक नाटक मैं नहीं। इस सम्राट तुम्हें 2 विकल्प देता है, पहला, दूसरा। 2, बोलो, तुम्हें मुझ में क्या खास पसंद है?
इस समय सिस्टम की याद दिलाने पर लड़के को बस रणनीति चुननी है। महारानी अप्रत्याशित इनाम लाएगी, इसलिए लड़के ने पूरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने महारानी को फूहड़ प्रेम भरी बातें सुनाना शुरू किया। मैं तुमसे 10,000 साल तक प्यार करूंगा। मेरा प्यार हर परीक्षा में खरा उतरेगा। मेरा प्यार समुद्र की लहरों जैसा है, अचानक आई मूसलाधार बारिश की तरह। तुम्हें यकीन करना होगा। यकीन करो कि हम परियों की कहानी जैसे होंगे, जहां खुशी और सुखद अंत हो। आज तक किसी की यह हिम्मत नहीं हुई। इस सम्राज्ञी के सामने प्रचंड प्रेम प्रकट करो। उस नौजवान की मिट्टी जैसी मीठी बातें, जिसने कभी प्यार न जानी, सम्राज्ञी का दिल पूरी तरह मोह लिया। हालांकि उसकी शक्तियां चरम पर पहुंच चुकी थीं, लेकिन किसी पुरुष ने कभी उसके सामने इतना उत्साहपूर्ण इजहार नहीं किया था। उसे और यकीन हो गया कि सामने खड़ा यह नौजवान वही प्रेम की परीक्षा है जिसे उसे पार करना है। तुम क्या करने जा रहे हो? आज मेरी प्रेम की परीक्षा का दिन है, और संयोग से तुम भी मुझ पर मोहित हो। ऐसा लगता है यह निश्चित ही भाग्य का खेल है। कम शक्ति वाला युवक इस समय केवल महारानी के इशारों पर नाच सकता है। हैंग को इसके लिए सिस्टम से और भी पुरस्कार मिले। अब यह नौजवान न सिर्फ कलाओं में प्रवेश कर सकता था, बल्कि उसे रहस्यमय प्राचीन पवित्र शरीर का पुरस्कार भी मिला। नौजवान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए महारानी ने उसे एक प्रेम पत्थर भेंट किया। नौजवान अत्यंत आभारी हुआ। अब जब हम दोनों साथी बन चुके हैं, तो संबोधन भी बदलना चाहिए। चिंडेऊ, हाँ, यूयू, पत्नी, महोदया, जान, बेबी, तुम्हें कौन सा पसंद है? आराम घर, तुम्हें कौन सा पसंद है? जो भी हो, बस सामान्य सा हो। एक संयोग के बाद लड़का अपने संप्रदाय में लौट आया, और इस समय संप्रदाय लड़के को मरा हुआ मान चुका था। लड़के के लिए श्राद्ध समारोह आयोजित किया जा रहा था। जब उन्होंने देखा कि लड़का पूरी तरह सुरक्षित है और उनके सामने प्रकट हुआ है, तो सभी लोग अवाक रह गए। लेकिन संप्रदाय के मुखिया ने यह साबित करने के लिए कि कहीं लड़का भगोड़ा तो नहीं, उसे लाल ज्वाला मीनार में परीक्षा देने के लिए मजबूर किया। आम लोग तो तीसरी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन उस लड़के ने प्राचीन पवित्र शरीर के बल पर सफलता पाई। सबसे ऊंची 10वीं मंजिल पर पहुंच गया। क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई। पल भर में आकाश में विचित्र दृश्य दिखा, पूरे संप्रदाय को हिलाकर रख दिया। यह आराम का नाटक है क्या? यहां तक कि संप्रदाय प्रमुख भी केवल 6ठी मंजिल तक ही पहुंच पाए थे। नीचेन 10वीं मंजिल पर बिना खरोंच के खड़ा है। क्या नीचेन को निकम्मा नहीं कहा जाता था? उस निकम्मे लड़के को देखो जो आज एक माहिर योद्धा बन गया है। हैरान शिष्यों ने अपना पुराना रवैया बदल दिया और उसके सामने चापलूसी करने लगे। उसकी दोस्ती पाने के लिए सब कुछ झोंक दिया। यहां तक कि वह बहन जिसने पहले उसकी उपेक्षा की थी, अब उससे प्यार का इजहार करने लगी। भैया, मैंने पहले आपके प्यार के इजहार को ठुकरा दिया था। बस तुम्हारी साधना सफल होने की आशा करता हूं। दरअसल मुझे तुमसे पहले ही रुचि थी। अरे लड़के, मैंने सोचा था कि मैंने छोटी बहन का उसके प्रति मन पूरी तरह मरवा दिया था, लेकिन छोटी बहन ने अभी भी मौका पकड़ा और उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। मैंने तो सोचा था तुम्हारा सामना। अरे बाप रे, खैर मैंने गलत सोचा था। मैं प्रेम पत्थर पर जा रहा हूं। चुकिंदुए इस प्रेम पत्थर के जरिए यहां देख रही है। महारानी को नाराज न होने देने के लिए उस नौजवान ने खुद महारानी को डेट पर चलने को कहा, ताकि पति पत्नी का प्यार बढ़े। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था जो चीज उसने उसे दी थी। सिस्टम ने फूलों का इनाम दिया। यह महारानी की सर्दी के जहर का इलाज करने वाला दुर्लभ फूल है। पहली बार फूल पाकर महारानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का उसके प्रति इतना समर्पित होगा। उसका दिल और भी खुशी से भर गया। यहाँ तक कि कई सालों से उपवास कर रही महारानी को भी अचानक आम भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगा।
उसने केवल एक ही कौर खाया, फिर कभी रुक नहीं सकती। लड़का हैरान रह गया। ठीक इसी समय यूफेंग साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी की विवाह प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिसमें सम्राज्ञी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। अचानक उसने राजकुमारी का कंगन देखा और उत्सुक हो गई, तो उस लड़के ने महारानी का कंगन पाने में मदद। कहानी के अंत तक वही युवक जिसने कभी अपमान और तिरस्कार सहा था, अपनी समझदारी और ताकत से हर मुश्किल को पार कर लेता है। उसके दुश्मन एक एक करके हार जाते हैं और जो लोग उसे कमजोर समझते थे वही अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। यह कहानी दिखाती है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, और यही इसका सबसे संतोषजनक और दमदार अंत है।